अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस किया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमें क्या कहता है? द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी। लेकिन स्टेटमेंट में आइसोलेटेड का वर्ड यूज था, तो आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसके ऊपर लगने वाली एक्सटर्नल फोर्स जीरो होती है। तो स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की स्टेटमेंट क्या होगी? द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम always remains constant if no external torques acts on the body। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की स्टेटमेंट है, इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क acts on the body, then the total angular momentum of the system always remains constant। तो स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की सिर्फ एक ही कंडीशन है, और वो क्या है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नली कोई टॉर्क एक्ट ना करे। मींस एक्सटर्नल टॉर्क की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। जिस तरह से लीनियर मोमेंटम में हमने पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की कंडीशन क्या थी कि एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, अगर इसी लॉ को हम मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो इस लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, उसके फर्स्ट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम है L1, सेकंड पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम है L2। सिमिलरली तमाम एंगुलर मोमेंटम्स की वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद लास्ट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम है Ln। तो स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होगा? L1 प्लस L2 प्लस L3 एंड सो ऑन। और ये टोटल एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल आएगा? L के इक्वल, और ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात करें, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड लॉ है। इसको कॉस्मोलॉजिकल लेवल या सब माइक्रोस्कोपिक लेवल तक प्रूव किया गया है। तो स्टूडेंट्स, इस लॉ को अच्छी तरह से समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स कंसीडर करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल जो आपकी बुक में गिवन है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ डाइवर। Example of a diver which is diving in the pool। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा होगा कि डाइवर जो कि पूल में डाइव करेगा, अगर वो एक बोर्ड के ऊपर खड़ा है, तो जैसे ही वो बोर्ड से जंप करने लगता है, वो अपने आप को स्ट्रेच कर लेता है। तो स्ट्रेच करने से उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू ज्यादा हो जाती है। किस तरह से? जैसा कि आपको मालूम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है mr² के इक्वल। बिफोर डाइविंग इन द पूल और आफ्टर डाइविंग इन द पूल डाइवर का मास चेंज नहीं होगा, लेकिन जैसे ही डाइव करने से पहले डाइवर अपने आप को स्ट्रेच करेगा, तो स्ट्रेच करने से उसके पोजीशन वेक्टर r मींस सेंटर से डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो अगर r की वैल्यू ज्यादा हो रही है, तो डाइवर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम टू कंडीशंस कंसीडर करें कि बिफोर डाइविंग इन द पूल उस डाइवर का जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज इक्वल टू L1, और स्टूडेंट्स आफ्टर डाइविंग इन द पूल उस डाइवर का जो एंगुलर मोमेंटम है वो है L2। और जैसा कि हमें मालूम है कि L किसके इक्वल होता है? I ओमेगा के इक्वल।
तो इन टू कंडीशंस को हम किस तरह से लिखेंगे, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। तो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले में आप देख सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मींस दैट अगर ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज कर रहा है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, और अगर एंगुलर वेलोसिटी में इंक्रीज चाहते हैं तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू रिड्यूस करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स दोबारा उसी एग्जांपल को देखते हैं कि जब डाइवर डाइव करने से पहले अपने आप को स्ट्रेच करेगा तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू इंक्रीज करेगी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू इंक्रीज करने से उसकी एंगुलर वेलोसिटी में डिक्रीज आएगा। लेकिन स्टूडेंट्स जैसे ही वो बोर्ड से जंप करता है तो अपने आप को टक पोजीशन में चेंज करता है। टक पोजीशन में चेंज करने से जब वो अपने आर्म्स और लेग्स को साथ मिलाएगा तो साथ मिलाने से उसके आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। तो आर की वैल्यू में डिक्रीज आने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डिक्रीज होगा। तो स्टूडेंट्स अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो रहा है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होने से वो हवा में ज्यादा से ज्यादा समरसॉल्ट्स करेगा। तो समरसॉल्ट्स का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ज्यादा से ज्यादा कलाबाजियां लेगा। तो जितनी ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी होगी वो उतनी ही ज्यादा स्पीड के साथ पूल के अंदर डाइव करेगा। तो स्टूडेंट्स इनिशियली हम देख सकते हैं कि इनिशियली डाइवर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा था तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम थी, लेकिन आफ्टर जंप जैसे ही उसने बोर्ड से जंप किया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हुआ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होने से उसकी एंगुलर वेलोसिटी में इंक्रीज आया। लेकिन स्टूडेंट्स किसी भी पॉइंट पर किसी भी लम्हे में इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का प्रोडक्ट किसके साथ, एंगुलर वेलोसिटी के साथ, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं कि इनिशियली डाइवर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था 10, उसकी एंगुलर वेलोसिटी थी 2, तो 10 टू द 20, और 20 क्या है, एंगुलर मोमेंटम बिफोर जंप फ्रॉम द बोर्ड। लेकिन स्टूडेंट जैसे ही डाइवर बोर्ड से जंप करेगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिड्यूस होगा, एंगुलर वेलोसिटी में इंक्रीज आएगा। तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि जैसे ही वो बोर्ड से जंप करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 10 से डिक्रीज होकर 2 हो गया, एंगुलर वेलोसिटी 2 से इंक्रीज होकर 10 हो गई। तो दोनों का प्रोडक्ट अगेन किसके इक्वल आएगा, 20 के इक्वल, और ये था फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि एक सिंपल एग्जांपल में हमने किस तरह से समझा कि बिफोर एंड आफ्टर एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का किस तरह से कांस्टेंट रहता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि सिस्टम के ऊपर लगने वाला एक्सटर्नल टॉर्क 0 होना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स अब हम सेकंड एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स अगर एक स्टूडेंट अपने दोनों हाथों में एक एक डंबल पकड़ता है और वो एक एक्सिस टूल पे बैठता है जो कि अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर सकता है, तो स्टूडेंट्स अगर वो स्टूडेंट अपने आर्म्स को स्ट्रेच करेगा और उसको एक खास एंगुलर वेलोसिटी के साथ घुमाया जाए तो आप देखेंगे कि इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू ज़्यादा है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू कम होगी, मीन वो ज़्यादा तेज़ी से रोटेट नहीं करेगा। लेकिन उसी रोटेशन के दौरान अगर वो अपने आर्म्स को अपनी चेस्ट के करीब ले आता है तो स्टूडेंट्स इस केस में उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज करेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होने से अगर सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम हम कंजर्व्ड रखना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स उसकी एंगुलर वेलोसिटी में इंक्रीज आएगा। नाउ स्टूडेंट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को एग्जांपल्स के साथ समझने के बाद अब हम लास्ट पर एक नोट डिस्कस करेंगे, दैट इज एन एक्सिस ऑफ रोटेशन will not change the orientation of an object unless an external torque acts on it। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो
तो ना तो उस ऑब्जेक्ट की ओरिएंटेशन चेंज होगी, ना ही उस ऑब्जेक्ट का एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होगा। तो स्टूडेंट्स, इसी स्टेटमेंट को हम रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं कि अगर हम कंसीडर करें कि एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज फिक्स्ड। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि जब से दुनिया बनी है, अर्थ मार्ज़े वजूद में आई है, तब से जमीन का एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड है। इसकी रीजन क्या है कि अर्थ के ऊपर लगने वाले एक्सटर्नल टॉर्क की वैल्यू 0 है, जिसकी वजह से अर्थ तब से अब तक सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट कर रही है, क्योंकि अर्थ के ऊपर लगने वाले एक्सटर्नल टॉर्क की वैल्यू 0 है। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5.5 विच स्टेट्स दैट अ डिस्क विदाउट स्लिपिंग रोल्स डाउन अ हिल ऑफ हाइट 10 meters. If the disc starts from rest at the top of the hill, what is its speed at the bottom? तो स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट की तरह ये एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि स्टेटमेंट को रीड करने से मालूम हुआ कि डाटा में जस्ट द हाइट ऑफ द हिल इज गिवन। तो हाइट की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, जिसे हम h से रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज इक्वल टू 10 meters. नाउ स्टूडेंट्स, as it is mentioned, the initial speed of the disk is 0 meter per second because it is at rest. Now students, अगर हम टू फाइंड की बात करें, तो स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल में हमने डिस्क की फाइनल स्पीड कैलकुलेट करनी है एट द बॉटम ऑफ द हिल। तो स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे द फाइनल स्पीड, जिसे हम Vf से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सिंपली V से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है एट द बॉटम ऑफ द हिल। तो स्टूडेंट्स, डिस्क की स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने चैप्टर नंबर 5 में स्पीड ऑफ द डिस्क का फॉर्मूला डिराइव किया था, विच इज इक्वल टू Vd. D इज यूज्ड फॉर द डिस्क, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4/3 मल्टीप्लाई बाय GH। इस इक्वेशन को हम स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन में हम जस्ट इक्वेशन नंबर 1 में अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे ताकि हम वेलोसिटी ऑफ और स्पीड ऑफ डिस्क की वैल्यू कैलकुलेट कर सकें। तो स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट दैट स्पीड of disk is equal to 4/3 GH। तो स्टूडेंट्स, अगर हम वैल्यूज पुट करें तो स्क्वायर रूट के अंदर 4/3 एज इट इज आएगा। द वैल्यू ऑफ G एज यू नो इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लिखेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय the value of height h, which is equal to 10 meters. Now students, जब हम न्यूमरेटर में मौजूद वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाएंगे, मीन्स दैट जब हम 4 को 9.8 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं और जो आंसर आएगा उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, तो हमारा आंसर आएगा 392। डिनोमिनेटर में मौजूद 3 एज इट इज रहेगा, यूनिट आएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, जब हम 392 को 3 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर आएगा 130.7। और स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट के अंदर यूनिट क्या आएगा? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, फाइनली स्पीड की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे।
तो स्टूडेंट्स आफ्टर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ 130.7 हमारा फाइनल आंसर आएगा 11.4। और अगर हम यूनिट की बात करें स्टूडेंट्स, तो मीटर का स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, सेकंड का स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो स्टूडेंट्स फाइनल आंसर के साथ यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड। तो फाइनली स्टूडेंट्स द स्पीड ऑफ द डिस्क एट द बॉटम ऑफ द हिल इज इक्वल टू 11.4 मीटर पर सेकेंड्स। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरह से हमने सिंपली स्पीड ऑफ द डिस्क के फॉर्मूले से डिस्क की स्पीड को कैलकुलेट किया है। एंड स्टूडेंट्स दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल नंबर 5.5। जी स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।